तो फिल्म की शुरुआत ही एक शार्प शूटर ड्रासा से होती है, जो स्नाइपर लिए काफी टाइम से अपने शिकार के इंतजार में थी। और जैसे ही उसका टारगेट सामने आया, वो एक ही गोली से उसे मार गिराती है। और बाद में जिस बुलेट से उसने अपने टारगेट को मारा था, उसी बुलेट का शल अपने पास संभाल लेते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाते हैं। लिवाहे की तरफ पता चला है कि अब भी एक शार्प शूटर है और आर्मी का सोल्जर भी रह चुका है। इस टाइम उसे एक फैसिलिटी में मिस बार्थो बुलाती है, जो कि सीक्रेट मिशन के लिए काम गई थी। लिवाई के सामने लिवाई की रिपोर्ट चेक करते हुए वो लवाई से काफी इंप्रेस नजर आ रही थी, क्योंकि लिवाई ने 200 से भी ज्यादा किल अपनी एक ही शूट से पॉसिबल बनाए थे। यानी उसने 200 से ज्यादा मर्डर किए थे। अपनी स्नाइपर की हेल्प से उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब भली वाही से कुछ बातें करती हैं और उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती हैं। दूसरी तरफ दोबारा हमें ड्रास को दिखाया जाता है, जो रशिया में अपने डैड के पास आई है। ड्रास एक बंटी हंटर है। पैसों के लिए वो दूसरे को मारने का काम करती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने की पे काफी पछतावा होता है। वो हर साल उन बुलेट्स के शेल अपने डैड को लाकर देती थी, जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। पर अब उसके डैड इन सब चीजों से थक गए थे। वो अपनी लाइफ से थक गए थे, जिसमें कोई भी नहीं था। वो अपनी बेटी रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फब तक मेरी मौत ना आई तो मैं खुद ही 14 फैब को अपनी जान ले लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो ना हो, तुम जहां पर भी हो, एक मर्तबा मुझे गुड बाय कह देना। यह सुनकर ड्रासा भी उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि लवाई को हेलीकॉप्टर के सर के लिए आया गया था, रशिया और यूएस के बॉर्डर पे, जहाँ उसे 1 साल के लिए रहना था। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म करके हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर तय करता है। और रास्ते में ही उसे अपना सीनियर भी मिल जाता है, जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे साल के बाद वापस अपने घर जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लिवाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बताता है कि तुम 1 साल में मिलने वाले पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। अब वो लिवाई को यहाँ के रूल्स बताने लगता है। तुम्हें इस टॉवर के ऊपर ड्यूटी देनी है। ये ईस्ट टॉवर हमारा है, जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, और इस नदी के पार वो सामने वेस्ट ओवर वो रशिया का है। ये समझ लो कि ये यूएस और रशिया के बॉर्डर्स हैं। तुम्हें यहाँ रहकर 1 साल तक ड्यूटी देनी है। बिना किसी से बातचीत किए तुम्हारी मेन ड्यूटी यहाँ रहेगी। हर थोड़े टाइम के बाद मशीन गन्स में तुमने बुलेट डालनी है। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना है। और अगर नीचे से किसी तरह के सायरन की आवाज आई तो तुम यहाँ से बहुत तेज भाग जाना, इतना तेज कि 4 किमी का रास्ता 1 सांस में ही पार कर देना। हैरान होकर लवाई पूछता है, आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? तो वो सीनियर बताता है, मुझे मेरे सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी। उसको उसके सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी और यही इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता। अबली भाई उससे एक और सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? ये सुनकर एफ सीनियर उठता है और एक बम उठाकर नीचे फेंक देता है। बम के नीचे फटते ही बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो कोई खतरनाक क्रिएचर्स हो। सीनियर बताता है, ईस्ट एंड वेस्ट ओवर के दरमियान में यह जो जगह है, इसका नाम है द गॉर्ज। यहाँ पर कोई भी नहीं जाता और मानो जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक क्रिएचर्स रहती हो, जिनको ऊपरी दुनिया तक आने से रोकना ही हमारा काम है। अगर यह क्रिएचर्स ऊपर आए तो तुम्हें ई ने मशीन गन से मार देना है। ईस्ट और वेस्ट ओवर का बस यही काम है। सारी बातें बताने के बाद ये सिनर यहाँ से चला जाता है। दिखाया गया कि उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, जिसने सीनियर से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ पर काम करने के बारे में पूछा और फिर उसे लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे लिवाई की नजरों से दूर जाने पर उन्होंने इस सीनियर की रस्सी काट दी और वो द गोर्ज में जाकर गिर गया, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ पर जो भी कोई ड्यूटी करता था वो वापस अपने घर नहीं जाता था और इस चीज के बारे में लोगों को बताया भी नहीं जाता था। यानी अब लिवाहे भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और उस मासूम को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। खैर, सीन कट होता है और हमें लिवा की नेक्स्ट डे लाइफ को दिखाया जाता है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। मशीन गन में खत्म हुई बुलेट्स रीलोड की, यहाँ आगे कुछ सिस्टम चेक किए और उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक किया। इसके बाद वह अपने हेडक्वार्टर को सारी डिटेल्स देता है और यहाँ की बाकी चीजें सर्च करने लग जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन उसे वेस्ट ओवर से मशीन्स चलने की आवाजें आई। उसने सोचा, चलो चेक तो करूं दूरबीन से। जब उसने आगे को देखा तो वहाँ एक लड़की थी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह रासा है। उसे भी लवाई की तरह वेस्ट ओवर पर जॉब दे दी गई है कि उसने सरहद की रखवाली करनी है और नीचे गॉड से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। ये दोनों चाहे एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे।
लेकिन महीनों इन्होंने यही सोचते हुए गुस्सा दिए कि क्या इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। एक दिन दिखाया जाता है कि ड्राज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी हुई थी। ड्राज तो उसने गोली चलाकर लीवाई को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक बोर्ड पे लिखकर उसका नाम पूछा तो लीवाई ने उसे बताया कि नाम बताना, यहाँ अलाव नहीं। ट्रोसा को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोर्ड पर लिखकर लीवाई से कहती है, आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूँ वो करूंगी। मैं अभी डांस करने लगी हूँ, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है। रिवाई बेचारे को तो डांस नहीं आता था, उसने ये बात बता दी। तो त्रासा ने पूछा, फिर आता क्या है? लेवा ने बताया, मुझे बस शूटिंग आती है। त्रासा ने वही टेस्ट करने का डिसाइड किया और अपने रूम में जाकर एक बोतल रख दी, जिसे लवाई ने भी एक ही शूट में फोड़ दिया और बताया कि वो सच में एक बहुत अच्छा स्नाइपर था। डसा को भी शौक चढ़ता है अपनी स्किल्स दिखाने का। वो भीड़ लवाई के रूम में रखी हुई एक बोतल तोड़ देती है और फिर लवाई का रिएक्शन देखने के लिए जैसे ही वो लीवाई के टफ अप देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अजीब सी क्रियर्स ऊपर चढ़ रही थी। लीवाई के टॉवर पर उसने 1 सेकंड नहीं लगाया और धराधर शूट करते हुए उन क्रिएचर्स को मारना शुरू कर दिया। लवाई को भी समझ नहीं आई कि ड्रासा क्या कर रही है। उसने जब नीचे से क्रिएचर्स को ऊपर आते देखा तो फौरन उसने भी अपनी पोजीशन ले ली और डाधड़ गोलियां चलाते हुए ऊपर आने वाली सभी क्रिएचर्स को मार डाला, जिसमें उसका ड्रास ने भी काफी साथ दिया था। ड्रासा जो लीवाई के टॉवर पर ध्यान दिए हुए थी, उसने अपने टॉवर पर तो देखा नहीं, उसके भी टॉवर पर बिल्कुल उसके करीब एक एम्स्टर आ गया। उससे पहले कि वह ड्रास के ऊपर हमला कर देता, पीछे से ठीक वक्त पर लिवा है उसे शूट करके मार डालता है। मिशन खत्म करते करते सुबह हो जाती है और ड्रासा लवाई को बताती है कि यह मेरा जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। लेवाई हंसता है और यह दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। अब जितनी मशीन गन्स की गोलियां इन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, ये लोग उसे दोबारा फील करने लग जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और दिखा जाता है काफी वक्त गुजर गया है। इस दौरान ड्रासा और येवाई के दरमियान की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी। ये लोग दूर तो थे, लेकिन काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। दूरबीन के जरिए एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, ड्रम्स बजकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते थे। 14 फरवरी का दिन भी आ जाता है जब रासा के डैड ने खुदकुशी करने का डिसाइड किया था। ये दिन डरसा के लिए बहुत मुश्किल था और उसने मैसेज लिखकर लवाई को बताया भी कि ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आई विश को इस दिन मेरे पास होता। फिर गया था लेवाई अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और तार के जरिए वेस्ट टावर पे जाने का डिसाइड करता है। एक छोटे से रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वो वेस्ट टावर तक फेंक देता है, जिसे पकड़कर ड्रास अच्छी तरह बांध देती है और आने से पहले लेफाई उसे लिख के बताता है, कैसा हो अगर आज हम दोनों डिनर साथ करें। जो सुनकर ड्रासा काफी खुश हो गई और अब रिवाई ने तार के जरिए अपना सफर शुरू कर दिया। आधे रास्ते तक तो वो ग्रेविटी की वजह से चला गया, लेकिन आगे का सफर उसे लटक लटक कर मुश्किल से तय करना पड़ा। लेकिन फाइनली वो अब ड्रासा के पास था। दूसरी तरफ ड्रासा उसको वेलकम करने के लिए फ्लोर्सली खड़ी थी, लेकिन इस टाइम लिवाई की हालत काफी खराब थी। 2 घंटे की वो मेहनत करके आया था, उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए ड्रास आखिर बता ही देती है कि आज का दिन उसके लिए क्यों इतना मुश्किल था। वो बताती है कि उसके डैड आज के दिन सुसाइड कर चुके होंगे, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। ड्रास का ध्यान भटकाने के लिए लिवा है उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है कि उसके डैड ग्रैंडपा सारे ही सोल्जर्स थे। बातें करते हुए ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं। दिवाई ने रात यहीं गुजारी और सुबह होने पर वापस जाने के लिए अपनी तार से लटक गया। ये तार उसके टॉवर वाले माइंड से टकरा गई और बम ब्लास्ट होने की वजह से वो तार टूट गई और लवाई जाकर सीधा दी गर्ज में गिर गया। लवाई की जान बचाने के लिए डोसा भी कुछ पैराशूट्स और गन लेकर द गर्ज के अंदर जंप कर देते हैं, जो पानी से भरा था। इस पानी के अंदर अजीब येलो लाइट थी और हर जगह अजीबो गरीब चीजें थी। इस टाइम लिवाई एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ था और उसके ऊपर काफी सारे पांव वाला एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे लिवा है अपनी गन से शूट करके मार तो देता है, लेकिन इस सब में दरख्त की वो शाख भी टूट जाती है जिसके साथ वो लटका हुआ था। वो नीचे आकर किसी और क्रिएचर पर गिर जाता है, जो क्रिएचर उसके ऊपर गिरते ही अपना मुंह खोल लेती है और दांतों को उसके जिस्म के ऊपर स्टैप करने वाले अंदाज में लगा देती है। इससे पहले कि ये क्रिएचर लीवाई को पूरी तरह अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती रासा ठीक वक्त पे यहाँ पहुंच गए। इस क्रिएचर के टेंटकल्स पे शूट करके लवाई की जान बचा लेते हैं। इससे पहले कि यहाँ पे लोग रिलैक्स हो पाते, कुछ अजीब से घोड़ों की तरह के क्रिएचर्स के ऊपर अजीब क्रिएचर्स सवार होकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्रिएचर थी वो अपनी असली हालत में नहीं थी।
ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी क्रिएचर्स दो दो या तीन तीन चीजों का हाइब्रिड हो। जिस हाँ ये घोड़े इनके अंदर से अजीब टेंटेकल्स निकल रहे थे और उनके ऊपर जो इंसान थे वो किसी दरख्त और इंसान की शक्ल के थे। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन्स तान लेते हैं और अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तो इनको यहाँ से वापस अपने टॉवर्स पर जाना था, लेकिन ड्रास नीचे आते हुए अपनी वो डिवाइस खो चुकी थी जो रस्सी के जरिए इनको ऊपर की तरफ खींचती थी। ना चाहते हुए भी इन्हें इस गोर्ज के अंदर ही आगे बढ़ना पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि पहले जो धुन इनके इर्द गिर्द येलो कलर की थी वो अजीब तरीके से ब्लू कलर में बदल जाती है और इन्हें यहाँ पर एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जो एक साइंटिस्ट की थी जिन्होंने पहली मर्तबा बॉम्ब बनाया था। इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द पूरी एक कम्युनिटी भी थी रासा, और लिवा यह देखकर हैरान थे कि ऐसे ऐसे एक पूरी कम्युनिटी तबाह हो सकती है। चारों तरफ इन्हें खतरा ही महसूस हो रहा था, जिससे बचने के लिए यह लोग एक चर्च के अंदर चले गए। लेकिन इस चर्च के अंदर भी खतरा कम नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर थे जिनकी मुंह की जगह इंसानी चेहरे थे और दांत बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वो एकदम से जंप करके लिवा है और ड्रास दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये दोनों इन स्पाइडर्स को अपने ऊपर से उतारते हुए शूट करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी के अंदर जा घुसते हैं। ये जगह उन्हें किसी लैब की तरह लग रही थी। इसी लैब के अंदर इन्हें एक डीवीडी मिलती है जिसे प्ले करने पे ये एक डॉक्टर की वीडियो थी जो यहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट की डिटेल बता रही थी। असल में वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंसानों के डीएनए पे। वो आम इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमंस को अपने डिफेंस सिस्टम में यूज करना चाहते थे, यानी वो इन सुपर ह्यूमंस को सोल्जर्स बनाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, जिसकी वजह से इंसानों का डीएनए के अंदर हर चीज का डीएनए मिलने लगा। इसलिए यहाँ पर कई किस्म के हाइब्रिड बन गए। दरख्तों के अंदर इंसानों वाला डीएनए चला गया, जबकि इंसानों के अंदर दरख्तों वाला। ऐसे यहाँ पे कोई भी दरख्त मिल सकता था जो इंसानों की तरह बात कर सकता है, चल सकता है, और कोई भी इंसान ऐसा भी दिख सकता है जिसके अंदर से शाखें निकल रही हो। एक अजीब बात वो ये भी बताते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया था कि दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स भी पैदा होने लगे थे। हता कि यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे, कीड़े भी थे, उनमें भी इंसानों और दरख्तों का डीएनए मिक्स हो चुका था। जैसे अभी हमने एक स्पाइडर देखा, उसके मुंह पे इंसानी चेहरा था। इसी डीवीडी को देखते देखते लिवा यहाँ पर और भी छानबीन करता है और उन्हें यहाँ थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर मिल जाता है। इस कंप्यूटर को चलाने पर डीवाई के सामने और भी ज्यादा राज खुल जाते हैं। एक सीक्रेट कंपनी के बारे में उसे पता चलता है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ और भी बहुत से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इन लोगों ने एक ऐसा मिसाइल भी बनाया था जिसे अगर कहीं पर टारगेट किया जाए तो वह अपने फटने के साथ अपने इर्द गिर्द रेडियस के 4 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। ये पढ़कर वह समझ गया था कि आखिर उसके सीनियर्स को किसी सायरन के बजने पर उसे 4 किमी दूर तक भागने को कह रहे थे। वह इसी मिसाइल के फटने की बात कहते होंगे। हो ना हो, लिवाई को समझ आ गया था कि यह मिस बार्थो की फैसिलिटी है और वही अपने इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से बचाने के लिए ब्रासा और लवाई जैसे सोल्जर्स को हमेशा ईस्ट और वेस्ट टॉवर पर हायर करके रखती थी, जो गॉड से आने वाले हर मॉन्स्टर, हर क्रिएचर को मारकर दुनिया को उनकी सच्चाई से दूर रखें। यहाँ पर मौजूद चीजों से ये लोग पता चला लेते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, ना ही रशियन गवर्नमेंट का और ना ही यूएस गवर्नमेंट का। इन्हें पता चलता है कि मिस पार्थो यहाँ का सारा काम ड्रोन के जरिए करवाती थी, लेकिन फिर भी सारे काम ड्रोन और रोबोट नहीं कर सकते थे। जिस तरह ट्रैकिंग डिवाइस चेंज करना, मशीन गन में गोलियां भरना, इस तरह के कामों के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत होती थी। इसीलिए त्रासा और लिवा यहाँ थे। आज सारी सच्चाई रियलाइज होने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान इनके इर्द गिर्द कुछ क्रिएचर्स खेरा बना लेती हैं और इन्हीं का गुमा हुआ वेपन्स का बैग इनके सामने लाकर रख देती है। ये इन मॉन्स्टर्स की चाल भी हो सकती थी, लेकिन ड्रास और लवाई ने अपना बैग लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर इनके पास गन ही ना होती तो ये लोग आगे लड़ते। क्या अब ड्रास जैसे ही उस बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई आदमी उसके पांव को अपने ट्रैप में बंद करते हुए उसे खींचते हुए एक और जगह पे ले जाता है जो रेड जन थी। यहाँ पर हर जगह रेड कलर की धुन फैली हुई थी और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जगह
जगह पहले से ज्यादा खतरनाक है। दिवाई भी डोसा की मदद करने के लिए बढ़ा तो था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ड्रास मिलेगी कहां पर। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रास को इस दरख्त जैसी दिखने वाली क्रिएचर ने उल्टा लटका दिया था। ये एक साइंटिस्ट था जो पहले यहीं इसी फैसिलिटी में काम करता था और इसका नाम था बी शॉ। ड्रास को जख्मी करके उसका डीएनए चेक करता है और उसे पता चलता है कि यह लोग अभी नए नए ही इधर गिरे हैं, क्योंकि 5 दिन तक यहाँ रहने वाला इंसान ऐसे ही अजीबो गरीब हाइब्रिड क्रिएचर में बदल जाया करता था। अब ड्रासा तो इस क्रिएचर को अपने लिए खतरा समझ रही थी, इसलिए उसने अपने आप को छुड़वा कर यहाँ इस क्रिएचर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ते हुए ड्राज के हाथ यहाँ एक नोकीली चीज पर लग जाती है, जिससे बार बार वो इस इंसान नुमा दरख्त के ऊपर हमला तो करती है, लेकिन इन्हें मारना तो जैसे इम्पॉसिबल था। वो बताता है कि मैं इंसानों की तरह ऑक्सीजन से भी सांस ले और एक दरख्त की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता हूँ। इससे पहले कि अब वो ड्रास के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता, पीछे से लेवा एंट्री करता है, दूर से ही उसके ऊपर शूट करता है और उसके बाद आग लाकर उसकी सारी जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस ने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था। इस जगह पे एक अजीब सा जाल फैला हुआ था जो ह्यूमन और प्लांट के डीएनए से बना था। इस जाल के अंदर बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स भी थे और साथ ही साथ दरख्तों की जड़ों की तरह ये एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ था, सिंपल लैंग्वेज में, कि इंसान और दरख्त यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हुए थे। अब खतरा तो इन्हें मोल लेना ही था। ये लोग एंटर कर लेते हैं उस जाल के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते हुए ये लोग किसी तरह इस जाल को पार कर ही रहे थे, लेकिन एकदम से ड्रास का पांव एक गलत जगह पर रखा गया। ऐसे ही जड़ों वाला इंसानी प्लांट एक्टिवेट हो जाता है और फौरन ड्रासा के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि प्लांट उस पे कुछ करते लिवाही ड्रास को खींच के निकाल के बाहर ले जाता है और इस प्लांट को अपनी फायर गन से जला देता है। यही रेड जन में इन्हें फाइनली एक गाड़ी भी मिल जाती है, जो इनके लिए तो एक तोहफा ही थी। ये लोग उसमें बैठकर गाड़ी चलाते हुए ब्लू जन में आ जाते हैं। इसी कार के जरिए इन्होंने बहुत ही जल्दी ब्लू जन को भी पार करके ये लोग येलो जन में आ गए थे, जहाँ वो दरख्त की तरह दिखने वाले इंसान दोबारा इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इससे लिवा निपटता है, जबकि ड्रासा को वो रस्सी मिल जाती है जिसकी मदद से यह लोग ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसके नीचे वाला गैजेट इसीलिए डसा इस रस्सी के साथ जीप को बांध देती है ताकि जीप की मदद से ये लोग ऊपर जा पाए। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, गॉड्स की क्रिएचर लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे। वो इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्रास और लवाई दोनों इनसे लड़ते हैं, हारते नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते भी कार में बैठे हुए यह लोग लगातार उनके ऊपर शूटिंग करते रहे। मारते मारते जब ये लोग थक जाते हैं और अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, तो लिवा यहाँ पे एक बहुत ही शातिर मोहस चलता है। वह अपनी जेब के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर सारी क्रिएचर्स को भिगो देता है और ऊपर आते ही दिवाई अपनी फायर गन से इन सबको जला देता है और यह क्रिएचर्स यहाँ पर खत्म हो जाती हैं और फाइनली ये लोग ऊपर भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकत इन्हें गॉड्स के बारे में पता चल चुकी थी अब, और ये लोग इस घराने मिशन का हिस्सा बनने वाले नहीं थे। ये दोनों फैसला करते हैं कि जल्द ही ये दोनों यह जगह छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसर करेंगे। ड्रास लिवाइस से शेयर करती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। वहां इस टाइम ये दोनों ड्रासा के यानी वेस्ट टॉवर पे थे। लिवा ड्रास से कहता है, मैं इस टाइम अपने टॉवर पे जाता हूं और वहां पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर देता हूं ताकि वहां की सारी चीजें तबाह हो जाएं और हमारे बारे में किसी को कोई खबर ना हो। इस टाइम बम को एक्टिवेट करने के बाद मैं उस मिसाइल को पी ऑन कर दूंगा जो नीचे गोर्ड्स को खत्म कर देगा और मिस बार्थ होके ये सारे घराने एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया को इनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपना प्लान बनाने के बाद वो तो ईस्ट ओवर पे आ गया था, जहां आते ही उसे मिस बार्थ कांटेक्ट करते हैं। असल में उसे पता चल गया था कि नीचे गॉज में उनके कंप्यूटर एक्टिवेट हुए थे। वो लीवाई से पूछती है, क्या ये कंप्यूटर्स तुमने एक्टिवेट किए? लीवाई साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। वो समझ गई थी कि अगर लवाई नीचे नहीं गया तो दूसरी तरफ से ड्रास नीचे गई होगी और इन्हें कहीं ना कहीं अब गॉर्ज की हकीकत पता चल चुकी है। इसीलिए फैसला करती हैं कि अगले ही दिन ये ड्रासा और लीवाई दोनों को ही मरवा देंगी, क्योंकि अगर यह दुनिया में आ गए तो यह मिस बार्थो की सच्चाई भी दुनिया के सामने ले आएंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि ड्रा और लवाई दोनों ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और तार बांध रहे थे। लिवाई बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश में था और उसे टाइम मिस बार्थ पहुंच जाती है। अपने हेलीकॉप्टर को ले मिस बार्थ को देखते ही लवाई समझ गया कि वह जरूर उसे मारने के लिए आई है, इसीलिए वह फौरन यहाँ से भाग जाता है और मिस बार्थो के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग क्या, उसके ड्रोन हेलीकॉप्टर्स सब के सब अब
लीवाई के पीछे थे। लीवाई जानता था कि उसे यह सब तबाह करके ही आगे जाना है, इसीलिए वे अपनी स्पीड कम करता है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा शॉट मारता है। कई किलोमीटर दूर का उसने अपनी उस डिवाइस को शूट कर दिया था जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड थी। इस मशीन को शूट करते ही नीचे कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल भर जाता। वो शूट करके जितना तेज हो सके वो भागता है। दूसरी तरफ लवाई भी उसका प्लान जानती थी। वो भी वहां से बहुत दूर भाग गई, लेकिन किस्मत को यह मंजूर ना था कि ये दोनों मिले ड्रास तो उस बम से बच गई, लेकिन लीवाई उस बम की आग की चपेट में आ गया और वहीं पानी में गिरकर मारा गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि नीचे द गर्ज वो अजीबो गरीब फैसिलिटी खत्म हो गई जिससे दुनिया को एक दिन खतरा भी हो सकता था। दिखाया जाता है कि ड्रास बचने के बावजूद भी 5 दिन तक दुनिया में नहीं जाती, क्योंकि असल में वो दिग में रहकर आई थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वह 5 दिन तक आबादी वाले एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म के वायरस ने हमला किया होगा तो वह 5 दिन के बाद ही सामने आएगा। 5 दिन तक जब रासा बिल्कुल भी नहीं बदलती तो वह यहाँ से आबादी वाले एरिया में जाने का डिसाइड कर लेती है। काफी ऐसे बात दिखाया जाता है कि ड्रासा आज भी लीवाई को याद करती है। वो लीवाई की लिखी हुई पोएट्री कई मर्तबा पढ़ चुकी थी और आज भी वह पढ़कर रो रही थी। फ्रांस की वो सीक्रेट जगह जिसके बारे में उसने लवाई को बताया था वहीं पर, और उसने एक वेटर्स की जॉब भी शुरू कर ली थी। एक दिन जॉब करते हुए सरप्राइजिंगली लीवा ही उसके सामने आ जाता है। जिस तरह से यह लोग अपने टॉवर्स से एक दूसरे से बातें करते थे, लिख लिख कर रिवाय लिख कर उससे पूछता है क्या मुझे रैपिड पाई मिलेगी जो उन्होंने लास्ट टाइम 1 साल टनर करते हुए खाई थी। यह देखकर ट्रोसा की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वह एक्साइटमेंट में जाकर लवाई को गले लगा देती है। और इन लोगों के इस सरप्राइज और अच्छे रियूनियन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती। ऐसी ही मजेदार कहानियां और मूवी रिकैप वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीडियोज रूम को सब्सक्राइब करें।